तो क्योंकि हम सर्किट बहुत अब देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि बेसिक सिंबल्स जो सर्किट में यूज होते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला है सेल, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टर, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये जो सिंबल है हमने मैकेनिक्स में भी देखा है एज स्प्रिंग, बट यहाँ करंट में हम इसे एज अ रेजिस्टर यूज करेंगे। ये है ओपन की, यानी जहां पर कनेक्टेड नहीं है सर्किट और करंट फ्लो नहीं होता। और ये है की क्लोज्ड पोजीशन, जहां मैंने एक की इंसर्ट करके कनेक्शन पूरा कर दिया है और अब इसमें करंट फ्लो होता है। और लास्ट है कैपेसिटर, जो आप पहले भी देख चुके हो। तो अब हम एक सिंपल सर्किट देख लेते हैं जिसमें ये सिंबल्स यूज्ड हैं। तो यहां पर मैंने एक सेल लिया है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप V है, एक की बनाई है जो क्लोज्ड पोजीशन में है और एक रेजिस्टर लगाया है। तो क्योंकि की क्लोज्ड पोजीशन में, इसमें एक करंट फ्लो होगा और हम जानते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नेगेटिव जो टर्मिनल है उसकी पोटेंशियल है 0। ठीक है, तो पॉजिटिव की पोटेंशियल जो हो जाएगी वो हो जाएगी V। सही है, तो अगर ये V है तो क्योंकि मैंने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो A की भी पोटेंशियल हो जाएगी V, और यहां से नेगेटिव टर्मिनल पे B पे कनेक्ट किया है तो यहां की पोटेंशियल हो जाएगी 0। ठीक है, तो क्लियरली यहां हम देख सकते हैं कि A से B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ऑलवेज ड्रॉप्स इन अ रेजिस्टर। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को कैसे लिखा जा सकता है? ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR। तो यहां से हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इज नथिंग बट IR और V। तो अब हम देखते हैं कि जब रेजिस्टर एक सर्किट में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हो कैपेसिटर से कि दोनों को एंड टू एंड मैंने अगर ज्वाइन कर दिया तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूं और सर्किट कंप्लीट करता हूं। तो यहां मेरे पास एक सेल है जिसका पोटेंशियल V है और मैंने सर्किट को क्लोज्ड पोजीशन में रखा है। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो यहां पे कनेक्टेड है और ये पॉइंट जो है वो यहां पे कनेक्टेड है। तो क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट करंट आने वाला है दोनों रेजिस्टर में, तो हम जानते हैं कि यहां करंट I है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि I इंटू R1 पहले रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है और I इंटू R2 दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट इज इक्वल टू V। दिस इज नथिंग बट V1 प्लस V2, और हम जानते हैं V1 क्या होगा यहां से IR1, तो इसे कह देते हैं IR1, और V2 क्या होगा यहां पे IR2। सही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम R EQ अज्यूम करें तो V विल बी नथिंग बट I टाइम्स R EQ। तो यहां क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है, I जो है हमारा कैंसिल हो गया दोनों तरफ से और हमारे पास आ गया R EQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो दिस गिव्स अस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आप अगर ध्यान है आपको तो कैपेसिटर से काफी अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरेलल में क्या होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे कैपेसिटर में देखा था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे दोनों रेजिस्टर्स को आपस में सिमिलर एंड्स के साथ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है तो वापस मुझे एक सेल से कनेक्ट करना होगा। तो मैं एक सेल से कनेक्ट कर देता हूं इसे, और सेल की पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो यहां अगर आप ध्यान दें तो यहां से दो ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, तो हम क्लियरली यहां देख सकते हैं कि अगर करंट सर्किट में I है तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी और ये मान लेते हैं I1 हो जाएगा, ये मान लेते हैं I2 हो जाएगा। अब क्लियरली I1 और I2 का सम I के बराबर होना चाहिए क्योंकि करंट जो है कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो टोटल करंट यहां से अगर I1 और I2 गई तो यहां वापस कंबाइन होके I बन जाएगी। सही है,
तो यहां पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप V है, यानी दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V के बराबर है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, तो VR1 इज इक्वल्स टू VR2। सही है, और हम जानते हैं करंट क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो हम जानते हैं I1 को कैसे लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, V बाय R, तो इसे लिख सकते हैं V1 बाय R1, और इसे लिख सकते हैं V2 बाय R2। ठीक है, अब अगर मुझे इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं I को लिख सकता हूं V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं V1 इज इक्वल टू V2 है। सही है, तो V1 V2 और V कैंसिल हो जाते हैं और मेरे पास रिलेशन आ जाता है R इक्विवेलेंट का, दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म जब हमारे पास दो रेजिस्टर हैं, और अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हो जाए तो क्लियरली इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय R3 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाय Rn। सिमिलरली सीरीज कॉम्बिनेशन जो अभी हमने देखा था, उस केस में R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। तो आई होप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है आपको क्लियर होगा।